बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये है कि आने वाले सियासी हालात क्या होंगे, क्या कोई अहम मुलाकातें हो रही हैं? क्योंकि उधर जो लंदन में बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तबले जंग बजा रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़। वो ये कहते हैं कि महंगाई के ख़िलाफ़ पूरी तहरीक चलाएंगे। पूरी तहरीक किस तरीके से चलाएंगे? क्या ऑनलाइन तहरीक चलाने का ऐलान कर रखा है या तहरीक को चलाने के लिए पाकिस्तान में वापसी भी होगी? अगर पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखें तो तमाम जो सियासी जमातें हैं वो अभी तक कोई लायामल तय नहीं कर पाई। अभी तक किसी का विजन क्लियर नहीं है, अभी तक किसी का रास्ता क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। यानी इलेक्शन के लिए अगर कोई तगोदो कर रहा है तो कौन कौन कर रहा है? नीम रजामंदी का जो इजहार किया जा रहा है किन वजूहात की बुनियाद पर किया जा रहा है? आने वाले दिनों के अंदर जो मुशावरत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम सियासी जमातों से कर चुका है, उसी मुशावरत की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन की तरफ गामजन होंगे या फिर मुशावरत का तरीका एकार तब्दील भी हो सकता है या फिर बातें मुसल्लत भी की जा सकती हैं। पाकिस्तान में बेहतरी के इम्कानात रोशन अगर होते हैं तो उसमें मुआशी मंजरनामा किस हद तक किरदार अदा कर सकता है, ये बुनियादी सवाल है और यही बुनियादी मसाइल है जिसके ऊपर बिलखुसूस बात की जाएगी। राना साहब, देखा जाए इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों की अगर बात से आगाज़ करें तो 30 नवंबर तक वो कहते हैं कि हल्का बंदियां हम मुकम्मल कर लेंगे। आपको लगता है कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करने के बाद बात दिसंबर तक रुकेगी? क्योंकि उसके बाद भी लोग कहते हैं कि बात चली जाएगी फरवरी के आखिर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासिर भाई, एक चीज़ तो आप नोट कर लीजिएगा। पहले आपने चूँकि इलेक्शन कमीशन की बात की है, पहले मैं इलेक्शन कमीशन का बता दूँ। 7 और 9 सितंबर ये 2 दिन ज़हन में रखिएगा। 7 और 9 सितंबर ये 2 दिन ज़हन में रखिएगा। इन 2 दिनों में इलेक्शन कमीशन या किसी तरफ से क्या बड़ा ऐलान होता है, यानी 5 या 7 दिन बाद। हाँ, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। एक जमात को यकीन दहानी कराई गई है कि इलेक्शन जनवरी में हो जाएंगे। कुछ हल्के कह रहे हैं इलेक्शन 1 साल नहीं होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए तो 3 साल नहीं हो सकते। कुछ कह रहे हैं कि इलेक्शन फरवरी में हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको 2 तारीखें बताई हैं, 7 और 9 सितंबर। चल ये बता, ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई पैगाम होगा? किसी तरफ से भी होगा। मैं कह रहा हूँ किसी तरफ से भी होगा। कुछ चीज़ पर्दे में तो रहने दें ना, कुछ चीज़ पर्दे में रहने दें, कुछ चीज़ पाबंदी पे रहने दें, दोनों चीज़ों पे रखें ना। तो ये एक ध्यान में रखिएगा कि इन तारीखों में बड़ा अपसेट, बड़ा ऐलान, बड़ी चीज़ सामने आ जाएगी। इससे ज़्यादा अपसेट क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। अभी आप देखते जाए, अभी कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको ये बता दूं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। सियासी मैदान में भी कुछ नहीं हुआ। अभी आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, फैसला हो गया किसी जगह पर ये कि वो लोग जिन्होंने महंगाई की, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की माशरत को तबाह किया, वो लोग जो बारूदी सुरंगें बनाकर गए, वो लोग जो पाकिस्तान के साथ गनौना खेल खेल के गए, चाहे उनका तल्लक किसी भी सियासी जमात से है, बिलखसूस मैं आपको इसका जिक्र कर रहा हूँ PDM का, उन लोगों के हवाले से बहुत सी चीज़ें ओपन होने वाली हैं। ये इत्तला मिल चुकी है हुकूमत को। मैं ये आपको ये वसूख से कह रही हुकूमत को ये इत्तला मिल चुकी है कि PDM ने जो कुछ किया वो एक प्लानिंग के तहत किया। प्लानिंग ये थी कि हम महंगाई, हम महंगे मुआहदे, हम सारा कुछ ऐसा कर जाएं कि निगरान सेटअप पर लोग बोलें, निगरान सेटअप को लोग बुरा कहें और हमारे गुनाह सारे धुल जाएं। यासिर साहब, ये बात की जरा मैं आपको याद कराना चाहता हूँ। लिबर्टी चौक के अंदर एक जलसा करती है PDM, PDM मुस्लिम लीग नून, याद है आपको जी? उसमें खिताब करते हैं बड़े मियाँ साहब, और मियाँ साहब कहते हैं कि मेरे दौरे हुकूमत में चीज़ें इतने की थी, अब इतनी महंगी हैं। भाई उस वक़्त वज़ीर आज़म कौन है? मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। उस वक़्त इनकी अपनी हुकूमत है, सके भाई हैं, और बड़े भाई कह रहे हैं कि जनाब बेड़ा गर्क कर दिया छोटे भाई की हुकूमत का, किसी और ने। उसके बाद अब ये कहते हैं तहरीक चलाए। मैं उन ताजर रहनुमाओं के नाम बता देता हूँ, चले उनको अच्छा लगे बुरा लगे।
मीर साहब, क्या नाम है उन मीर साहब का? नईम मीर साहब जो झुकाव जिनका पीडीएम की तरफ था उस वक्त हुकूमत की तरफ था। मियां साहब से जाके मुलाकातें करते थे, जाके बाकी लोगों से मिलते थे। अचानक इन तमाम लोगों ने जो नून लीग के बड़े चहेते थे, जिन्होंने हर टैक्स की मुखालफत की वजह हमायत की, वो अचानक क्यों इसमें आए? ये सिर्फ एक प्लानिंग ये हुई कि किसी तरीके के साथ मौजूदा हुकूमत को बदनाम किया जाए, मौजूदा सेटअप को बदनाम किया जाए, और ये मौजूदा सेटअप को बदनाम करके अपने गुनाह, जो इनके अपने गुनाह थे, उन्हें छुपाया जाए। मैं आज सोशल मीडिया पे देख रहा था, पुराना क्लिप था, अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब के पास वो क्लिप हो, कि हमजा शहबाज शरीफ साहब का वो क्लिप था, कि वो जरा पहले वो सुना ले ताकि फिर मैं और यासर जरा उस पर बात कर लें। जब हमजा साहब अपोजिशन में थे, जब हुकूमत नहीं थी इनकी, तो क्या फरमाते थे? पेट्रोल की कीमत कोई 2 रुपए नहीं, कोई 3 रुपए नहीं, 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। और आप वो भी दिखा देना कि पीडीएम के दौर में कितनी दफा किसने कीमतें बढ़ाई पेट्रोल की। मुल्की मफाद में सामने रखते हुए जो इस वक्त यही ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज वो पास की जाए, और इस तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपए 90 पैसे का इजाफा किया जा रहा है, और पेट्रोल की कीमत में 19 रुपए 95 पैसे का फी लीटर इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। कैरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। ये जो आप कॉल दे रहे हैं बैरून मुल्क में बैठे, अच्छा उनको क्या पता है? पहली बात तो कॉल देने का उन तमाम सियासी जमातों को जो ठंडे कमरों में बैठी हैं, उन तमाम लोगों को जो इस मुल्क में मेहमान के तौर पे आते हैं। मुझे किसी ने कहा ना कि फलाना लीडर का पाकिस्तान आ रहा है, उसका पाकिस्तान आने का कब है? मैं उसका दौरा चेक करे ना, उसका पाकिस्तान का दौरा कब होगा? उसने कहा क्या मतलब? मैं कहा वो पाकिस्तान तो दौरे पे आते हैं भाई, वो तो बैठे कहीं और। मैंने तो आज सोशल मीडिया पे जमीयत उलमा इस्लाम के ऐसे ऐसे लोगों की तस्वीरें देखी हैं बैरून मुल्क की कि वो सैल कर रहे हैं। भाई इधर अवाम, आप कहते हैं जी बड़ा बुरा हालात है, आप कह रहे हैं सारा कुछ है, तो जनाब फिर आप लोग किधर हैं? पहले छोड़ दें मुझे, ये 15 दिन की हुकूमत को यासर साहब छोड़ देते हैं, इनको साइड पे रखते हैं। इन्होंने तो अभी बिल भी पिछली हुकूमत के है ना, पेट्रोल भी अभी जो है मुआहिदा था वो पिछली हुकूमत वाला था जिस पे अमल हुआ है, वो तो 12 गिरा इनके कंधों पे रख के निकल गए ना। मैं वही कहता हूँ, ये जो ऐलान करते रहे पेट्रोल इतना महंगा हो गया, ये जो हमजा साहब कहते थे पेट्रोल अगर इतना महंगा हो और बिजली इतनी महंगी हो तो पत्थर रख के दिल पत्थर हो जाता है। यही हमजा साहब की अगर वो फुटेज में निकाले जिसमें ये तकरीर करके कहते थे जब लाहौर से ये इस्लामाबाद महंगाई मार्च कर रहे थे, और ये और मरियम साहबा क्या फरमाती थी कि जनाब बच्चे रात को दूध नहीं पीते और हमें नींद नहीं आती, तो अब आपको नींद आती है। उस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा था कि अगर कोई वोट लेने आए तो उसे बिजली का बिल दिखाना और कहना कि ये है तुम्हारा वोट, अगर कोई वोट लेने आए तो उसे पेट्रोल की कीमत बताना और कहना कि ये है तुम्हारा वोट, और अगर घर के अंदर खाली कनस्तर जो घी शक्कर के हैं उसको ला के बाहर बजाना और बताना कि ये खाली तुम्हारी वजह से हुए, ये तुम्हारा वोट। उस वक्त मैं तो बिल्कुल ठीक, मुझे बताएं ना जरा, मैं ये गवर्नर सिंध साहब गए हैं वहाँ पे, कल भी मैंने कहा था, कहते हैं जो बड़े मियाँ साहब बड़े परेशान है पाकिस्तान के लिए, दर्द तो उन्हें रहता है। हाँ जी ना, बड़ा दर्द है उनके दिल में, बड़ा दर्द है। तो गवर्नर साहब अपने साथ ले आना था उन्हें, किसने आपको रोका था? आप प्रोटोकॉल में ले आते यार, पाकिस्तान का दर्द भी खत्म हो जाता, यहाँ पे खत्म हो जाता दर्द पाकिस्तान का भी, खत्म हो जाता दर्द इस कौम का भी, खत्म हो जाता दर्द गरीब का भी, खत्म हो जाता दर्द ताजर का भी, खत्म हो जाता इंडस्ट्रियल का भी दर्द, सबका दर्द खत्म हो जाता अगर आपके लाने से वो होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये मुल्क मेहमानों का मुल्क है, यहाँ पर मेहमान बनकर कुछ इक़्तिदार परस्त आते हैं, फिर मेहमान बनकर रहते हैं और मेहमानों की तरह याशी करते हैं, मेहमानों की तरह लूटते हैं, मेहमानों की तरह कमाते हैं, मेहमानों की तरह खाते हैं, मेहमानों की तरह लेकर अपने घर चले जाते हैं। यहां पर तो रहना ही उन्होंने उस वक्त है जब इक़्तिदार की छतरी उनके या उनके किसी प्यारे के पास हो, इसके अलावा तो रहते ही नहीं। लेकिन निगरान हुकूमत को अच्छा खासा फंसा के गए हैं। अब शरीफ आदमी है अनवारुल हक काकड़ साहब, तो अब वो जिस हद तक कर रहे हैं
एक गैर जानिबदार हुकूमत है, वो अवामी फैसले तो करेगी नहीं। वो फैसले वो करेगी जो पिछली हुकूमत मुआहदाजात करके गई है, क्योंकि उसकी तकमील करनी है। IMF के साथ सारी डील्स की इन्होंने, रीस्केड्यूल किया इन्होंने, टैक्स लगाए इन्होंने, और वो तमाम टैक्सेस हमारे सर के ऊपर मुसल्लत कर दिए, डॉलर की कीमत बढ़ाई इन्होंने। अब वो आके अगर वो रिलीफ देने के ऊपर जाएंगे तो वो खुमियाजा, वो बार अपने कंधे पे क्यों रखेंगे? वो तो सारा तसलसल पीछे वाले ही आगे चलाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस मुल्क के अंदर PDM के लोगों ने जो कुछ किया है और जिस तरीके से किया है, जिस तरीके से लूटा है, लाए ना उनके तमाम के तमाम लीडरों को खड़ा करे एक ही सफ में, पूछे उनसे, खोले उनका चट्टा गट्टा, लाए सारा कुछ उनके सामने, पूछे उनसे कि आज आपको तहरीक चलानी याद है, आपने इस तहरीक चलाने का वक्त क्यों दिया? आपके दौर में जब चीज महंगी होती थी, यही MKM बड़ी बैठती है इस तरह मान के। कल वो बलोच साहब बड़ा कह रहे थे मुस्लिम लीग नून बड़ी बुरी है, तो आपके गवर्नर तो जाके उनके गुण गा रहे हैं, आप बुरा कह रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि इन्होंने, इन लोगों ने तय क्या किया। यासर साहब अगला इतिहाद सियासी ये आपस में बना रहे हैं, ये सिर्फ नूरा कुश्ती कर रहे हैं, ये अवाम को रगड़ा लगाकर अपना इक्तदार लेना चाहते हैं, ये अपने सारे गुना निगरान सेटअप पे डालना चाहते हैं, ये अपने सारे गुना धोना चाहते हैं। ये चाहते हैं लोग कहें नहीं जनाब वही अच्छे थे, लेकिन अब ऐसा वक्त नहीं है। आपको मैं एक खबर दे दूं, पिछली गवर्नमेंट की करतूतें जल्द सामने लाई जाएंगी, फैसला हो गया। अच्छा, नए केसेस खुलेंगे, ये पुराना मलबा भी सामने? सर जी पुराना भी नया भी सारा कुछ सामने आएगा। बड़ी बड़ी करप्शन है, बड़ी करप्शन है, इतनी करप्शन है जिसकी इंतहा कोई नहीं। मैं आपको मजे वाली बात बताऊं, निगरान सेटअप है, मैं वफाक की बात नहीं कर रहा, 2 सूबों की बात कर रहा हूं, 2 सूबों की, KPK और पंजाब, मैं नाम लेके कह रहा हूं। अब भी वहां पर एक सियासी जमात के साबिक अरकान असम्बली जो है, उनके कहने पर भर्तियां, तकर्रर, तबादले, सब कुछ हो रहा है। पैसे लेके बैठे हैं दफातर में, पैसे ले रहे हैं, बैठे दफातर में कमा रहे हैं, और इज्जत किसकी खराब कर रहे हैं? उन लोगों की जो पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों की जिनका असल मकसद पाकिस्तान को बचाना है। ये हालात है इस वक्त। तो यासर अगर आप कहें कि इस मुल्क के अंदर वो लोग दोबारा सियासत कर सकें, क्या सियासत करनी है मुझे एक बात बताएं। एक तरफ आप कहते हैं ये मुल्क में महंगाई का तूफान, एक तरफ आप कहते हैं ये मुल्क ऐसे हालात हो गए, कोई दुबई बैठा है, कोई लंदन बैठा है, कोई यूरोप बैठा है, कोई किसी मुल्क में बैठा है। भैया आपको क्या कदर है? आए आकर अवाम में बैठे, आए आकर जवाब दें कि आपके 1.5 साल में क्या हुआ, आपके अपने 1.5 साल का आप जवाब दें, छोड़ दें। पे तो साबिक वजीर आजम बाहर चला जाए, मुल्की हालात के ऊपर बात करें, तो वो कहते हैं मैं लंदन में हूं, अब पाकिस्तान की बात यहाँ पे क्या करूं? तो जो लंदन में जब उसका मौका मिले, जब महंगाई पे वो पाकिस्तान की बात नहीं कर सकता, बाकी मामला तो वो पाकिस्तान की बात कर सकता है। महंगाई का मामला है तो उसकी खामोश हो जाता है। मुझे बताएं, इनके जो हंसते हुए चेहरे हैं, खुदा की कसम ये हंसते हुए चेहरे अवाम लेगी इनसे इंतकाम वोट के जरिए। जरा इनके हंसते हुए चेहरे तो देखे ना, कितने कितने बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं। मुझे इन सब के चेहरे, बल्कि मैंने कल एक शख्स को फ़ोन किया, मैंने कहा जनाब आप प्रोग्राम में आएंगे? बताओ उन्होंने मुझे क्या कहा, यार रात 10 से 11 बजे वाला प्रोग्राम हमें हदायत मिली है क़यादत की तरफ से कि उन प्रोग्रामों में नहीं जाना आप, क्योंकि हमारा वक्त है ना प्राइम टाइम प्रोग्रामों में। मैं कोई प्राइम टाइम प्रोग्राम है तो आप उसमें आए ना। उनका नहीं 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 वो हदायत क्या आएंगे, इसलिए नहीं आ रहे, इनसे पूछा जाएगा। जनाब बता दे चले ये पेट्रोल इस दफ़ा बढ़ गया, ओके, आपने पेट्रोल कितना बढ़ाया था, आपने बिजली कितनी बढ़ाई थी, ये बिजली के बिल तो आपके दौर के हैं, ये बाकी चीज़ें तो आपके दौर की हैं। ख्वाजा आसफ साहब आपके वजीर थे, उन्होंने इकरार किया है, उन्होंने सब कुछ कहा है। और दूसरा आप ये बताएं, पाकिस्तान से इक़्तिदार के जाते ही आप भी चले गए, आपकी क़यादत भी चली गई, किसको किसके हाल पे छोड़ के चले गए। लोग रो रहे हैं कि जनाब किधर गए, ये ढूंढो इन्हें। इनके ज़हन में ये है जनाब के इलेक्शन लेट हो, जितने लेट हो सकते हैं इलेक्शन लेट हो, सारा मलबा निगरान सेटअप पे पड़े। जितने जाके जिन ममालिक में बैठ गए, अब तो वो सादिक आता है कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हम, अब पता ही नहीं है कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, तो किस किस को ढूंढेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी मंजर मजीद बात भी की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। राणा साहब, आपने ब्रेक से पहले बात ये की थी कि बहुत से लोग अभी फिर तगदो में हैं कि मिल के फिर से इत्तेहाद बनाएंगे, लेकिन अब की बार इत्तेहाद कैसे बनेगा? कि क्योंकि जब ये इत्तेहाद टूटा है तो गिले शिकवों की तो एक बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं आपको बता रहा हूँ ना जनाब, अब नया इत्तेहाद बनने जा रहा है। अच्छा, ये पुराने वाले नहीं है? नहीं। अब पुराने वालों में से कोई है? जाई लंदन प्लान को फेल करने के लिए दुबई प्लान। अच्छा, अब दुबई प्लान के खिलाफ लंदन प्लान वालों ने तैयारी शुरू कर दी है। अब तैयारी क्या है मैं आपको सुन रहा हूँ। आप क्या समझते हैं गवर्नर पंजाब जाके मियाँ गवर्नर केपी के सिंध ये जो मिले हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को, जी जी, ये किस लिए मिले हैं? किस लिए जनाब? MKM मुस्लिम लीग नून और MKM का इत्तेहाद होने लगा है, यानी पीपी के अगेंस्ट पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए, सही, पीपल्स पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, पीपल्स पार्टी को हराने के लिए, पीपल्स पार्टी को मरवाने के लिए, पीपल्स पार्टी को सिंध से फारिग करने के लिए, पीपल्स पार्टी को वज़ारत उस्मा की दौर से बाहर निकालने के लिए एक इत्तेहाद बनाया जा रहा है। सही, वो MKM होगी उसमें एक, वो तो चले आप, मैं आपको बता रहा हूं, अंदरून सिंध भी नहीं, 3 शहरों तक का रख लें, वो जिसमें भी 3 शहरों को रख लें जी, सीटें 15-20 भी बड़ी होती हैं ना, फर्क डालने के लिए 15-20 सीटें निकालना भी एक बहुत बड़ा मार्जिन है। उनके जहन में है ना। हालांकि मुस्लिम लीग नून का सिंध के अंदर मेरा ख्याल काउंसलर जितने वोट नहीं है, ये एक इत्तेहाद ये बनेगा। अच्छा, इस इत्तेहाद में वो कोशिश करेंगे शामिल करने के TRP को, सही, साथ कोशिश करेंगे वो शामिल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को, क्योंकि फजलुर रहमान जो है वो भी वहाँ पे मुखालिफ है पीपल्स पार्टी की। वो हिदायत दे भी दें तो वो मानते ही नहीं है। ये एक नया इत्तेहाद एक तरफ बनने जा रहा है, सही, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, ANP और साथ हो सकता है कि सिंध के अंदर जो इलाकाई जमातें हैं ना, GDA नहीं कह सकते, एक और भी बना गया, उसमें GDA भी 2 हिस्सों में चले जाएगी। अच्छा, उसको साथ मिला के वो एक इत्तेहाद बनाएंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के, अच्छा हाँ, इसमें तो मुस्लिम लीग नून की आइंदा इत्तेहाद, ये नोट कर लीजिएगा मेरा लफ्ज़, साथ पंजाब में नून लीग का जो इत्तेहाद होगा वो होगा तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान के साथ। मैं जो लफ्ज़ कह रहा हूँ, लेकिन उसमें सवाल ये पैदा होता है, ये तो उन्हें 12-13 नशिस्तें देने की बात कर रहे थे सर जी। मैं जो कह रहा हूँ 12 नशिस्तें हों, 11 हों, 3 हों, 4 हों या 5 हों, नोट कर लीजिएगा, ये इनके साथ इनका एक इत्तेहाद बनेगा। पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद जो है वो KPK के अंदर ANP, आफ्ताब शेरपाओ और खटक साहब। आप PML क्यों माइनस कर गए हैं पंजाब में? सर जी, PMQ जो है ना वो वाहिद जमात होगी पंजाब में जो बेचारी चाहेगी कि नून लीग हमें रखे और नून लीग उन्हें कहेगी 2 लेनी है कि 3। भाई बड़ा मसला है। आप बहावलपुर में बशीर चीमा को, तारक बशीर चीमे को सीट देते हैं तो एक बड़ा ग्रुप नाराज हो जाता है। गुजरात तक तो ठीक है, मंडी बहाउद्दीन मसला बन जाएगा, सरगोदा में मसला बन जाएगा, हमें हल्के देखने होंगे ना। चले इस पे मुफस्सल गुफ्तगू आगे बढ़ के भी करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन कमेटी बराए ख़जाना कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब बहुत मशहूर है आपके वक्त के। शेख साहब, जितनी अफरा तफरी पाकिस्तान के अंदर मच चुकी है, बातें अब ये हो रही हैं कि आप लोगों का जो मलबा है वो साफ करना पड़ रहा है निगरान हुकूमत को। निगरान हुकूमत के कंधों के ऊपर आपने इतना बोझ लाद दिया है कि इस वक्त आवाम को रिलीफ देना उनके लिए मुश्किल हुआ पड़ा है। तो ये जो आप लोग सारा कुछ करके गए, अब वो उसका खुमियाजा आम आवाम भुगत रहे हैं, तो आम आवाम आपको किस तरीके से, अगर इंतखाबात का ऐलान हो जाता है तो वहां पे वोट दे पाएंगे? यासिर, बड़े अच्छे सवाल तुम कर रहे हो। मुझे ये बताएं कि अभी तो इलेक्शन जल्द से जल्द भी होंगे, तो जनवरी के एंड में 5 महीने इलेक्शन को बाकी हैं। ये 2 हफ्ते नहीं गुजर सके निगरान हुकूमत से। ये अगर हमारा बोझ है सारा, तो हमारे दौर में तो कोई नहीं एहतजाज हो रहा था। बिल्कुल सही बात है, महंगाई हुई है, लोग का बहुत बुरे सूरत हाल है इकनॉमिकली और मुहिशत के तौर पे। लेकिन ये बहरान, ये निगरान हुकूमत जब से आई है, 15 रुपये तो डॉलर बढ़ गया है। स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह, हम तो स्टॉक एक्सचेंज छोड़ के गए थे 49,000, अब हो गया 45,000। डॉलर जो रेट था 15 रुपये बढ़ गया। मैं नहीं कह रहा कि हमने बहुत अच्छी मैनेजमेंट की, लेकिन निगरान हुकूमत का काम ही ये नहीं है। और ये अगर 3 हफ्ते नहीं इनसे चल पा रहे तो ये 5 महीने कैसे गुजारेंगे?
कैसे शेख साहब बिल्कुल आवाम निकल पड़ी है बाहर, आपने कह दिया आवाम निकल पड़ी। ये 3 हफ्तों का आप सारा इन पे डालते जा रहे हैं। 1.5 साल हम आपसे पूछते थे तो आप कहते थे अभी टाइम कितना हुआ है, पिछले इतना बिगाड़ डाल के गए हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते अभी। तो इनको 3 हफ्तों का या 2 हफ्तों का आप इनसे जवाब तलबी करना शुरू कर दी है। 1.5 साल का जवाब आपकी हुकूमत ने दिया नहीं। राणा अजीम, अगर सही पूछो ना, अगर सही मेरे लिए पूछो, क्या पिछली हुकूमत और क्या हुकूमत, हम थ्रू आउट आपस में पॉलिटिकल टर्माइल करते रहे, दूसरे मुल्क तरक्की करते रहे। ये देखें ये निगरान हुकूमत पे तो ना डालें फिर निगरान। फिर ये बात है शेख साहब, आप थोड़ा सियासी होते जाते हैं। हुकूमत में नहीं डाल रहा मैं निगरान हुकूमत में नहीं डाला। पिछली हुकूमत की बात कर रहे हो, दुरुस्त कर रहे हो। सिर्फ 16 महीने की बात नहीं है, पिछले 20-25 साल आप देखिए। आज बिजली का मामला है, हर बात में तो हमने सूबा वारियत की, हमने एक दूसरे से नफरतें पैदा की। देखिए सियासत ये होती है, इसका वे आउट निकालना होता है, कंसेंसस बनाना होता है। हमारे लीडरों ने कोई रोल अच्छा प्ले नहीं किया। मुझे बताइए, लीडर वो होता है जो लोगों को साथ लेकर चलता है, जो टीम बनाता है। हमारे यहाँ तो हर पार्टी में 8-10 बंदे हैं, वही आपस में मशवरा करते हैं। 25 करोड़ लोग हैं, उनको को पूछ। अभी मुझे बताइए ना, 30 साल से मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं धक्के खा रहा हूं गली गली महल्ले महल्ले। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूं और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का 37 साल पहले प्रेसिडेंट बना। मैंने सोचा मैं मुल्क की बेहतरी की बात करूं, एक लफ्ज मेरे से पूछा नहीं जाता, भाई मेरा कसूर क्या है, क्या किस तरह मुल्क आगे बढ़ेंगे जब 7 आदमी हर। आप तो बात करते हैं ना पार्टियों की, हमने नफरतें पाली हैं, दुश्मनियां की हैं। आप बताओ, हर मसले पे, आज बिजली का मसला है, आप बताइए कालाबाग डैम जब बनने लगा, जो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी है वो सस्ती थी, हमने लगाया ना उस वक्त तरबेला डैम और वो सब लगे, उनका रेट देख लीजिए, उससे तो तकलीफ नहीं हो रही। अब बताइए उसमें इख्तलाफ किया, हर बात में इख्तलाफ है। पंजाब और सिंध में इख्तलाफों का उस वक्त कहा गया ये पंजाब का डैम है, अगर आज वो डैम बन जाता तो क्या ये बिजली। और ये मामला आज का तो नहीं है, हम थ्रू आउट लड़ते रहे, कहीं कोशिश ही नहीं की गई। मुल्क इस तरह नहीं चलते। आप इल्ज़ाम लगा लीजिए, 16 महीने की हुकूमत में लगा लीजिए या 3.5 साल की हुकूमत में लगा लीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइए अच्छा शेख साहब, अब आपकी हुकूमत गई है ना, चले माजी बईद की बात नहीं करते, माजी करीब की बात कर लेते हैं। ये जो बिल इस बार आए हैं, ये आखिरी महीना तो आप ही का था, ये बता दें, ये इनकम टैक्स बिल के अंदर लगना, सेल्स टैक्स बिल के अंदर लगना, नीलम जहलम टैक्स बिल के अंदर लगना जो 2018 से फाल है, उसके अलावा जो दीगर टैक्सेस हैं, फर्दर टैक्स लगे हुए हैं। अच्छा, रेडियो शेख साहब, आपने रेडियो सुना है कभी? आपस में बताया, रेडियो सुना है कभी आपने? नहीं, अभी कोई 5-10 साल में रेडियो सुना? राणा अजीम, आपकी बात को मैं समझ गया, मैं आपकी रेडियो बात टैक्स समझ गया। मैं अपने दादाजी मेरे फोत हो गए, नहीं तो मैंने उनसे पूछा था कितनी दफा सुना आपने। और राणा अजीम, कभी इस पे आपने गौर किया कि 24 करोड़ बंदा 280 MN इलेक्ट करता है डायरेक्टली, समझिए वो जिम्मेदार होते हैं। उन 280 में से फाइनेंस के हर पार्टी अपने अपने बंदे देती है जो कि इकानमी को समझते हैं, वो 21 बंदे होते हैं, वो फिर इलेक्ट करते हैं एक चेयरमैन को। अभी इस चेयरमैन को कोई पता ही नहीं कि बिल किस पे टैक्स लग रहा है, किस पे नहीं लग रहा। जब मुल्क इस तरह चलेंगे, जब ब्यूरोक्रेटिक, मुझे नहीं पता, ना मेरे से पूछा गया, ना कभी आया गया। जब एक बार ये मामला हुआ, फाइनेंस कमेटी में आया कि मनी बिल आपके पास आ गया है, मैंने कहा भाई आइंदा भी मनी बिल, ये जो इलेक्शन के पिछले दिन थे ना, इलेक्शन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन करवाएं तो उसके लिए रकम फराम करनी थी, तो वो मनी बिल उस वक्त फाइनेंस कमेटी में आ गया। मैंने उनसे कहा कि इससे पहले, मैं इतना अरसा रहा हूँ, कभी इससे पहले भी मनी बिल आया है फाइनेंस कमेटी में? और आइंदा, चलो नहीं आया, छोड़ दीजिए उस बात को, आइंदा जो बजट आने वाला है हमें बता तो दीजिएगा कि क्या बजट आ रहा है। यहाँ 3 आदमी पूरा मुल्क का बजट बनाते हैं और आप लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते, आप पार्टियों पे लगा, आप उन बंदों पे क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाते? आप तो उनको हीरो बना के बैठे हुए सब लोगों को, जो कि पूछते तक नहीं। नाम लेना बता दें आज, आप हमेशा सच बोलते हैं, आपकी यही बात अच्छी है। नाम ले, 3 बंदे कौन से हैं? नहीं नाम नहीं, इसमें यार आपको पता नहीं है, हर पार्टी में 6-7 बंदे हैं। आप राणा, मैं नाम ले लूंगा, मुझे नाम किसका मैं नाम लूं? एक सवाल शेख साहब बनता है,
शेख साहब, एक सवाल बनता है, जब बजट पेश हो रहा होता है, जब दूसरे लोगों से सिफारिशात ली जा रही होती हैं, जब ये तमाम जमातें इक़्तिदार के अंदर बैठी होती हैं, तो ऐसी गुफ्तगू तब नहीं होती कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम तो बना नहीं सकते, ये दूसरे लोग बनाते हैं। ये सारी बातें ऑपोजिशन में आके क्यों याद आती हैं सर? अरे 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 यासर, ऐसी बात नहीं। मेरे फाइनेंस कमेटी के मिनट्स मंगा के देख लो। रोज मैं उनसे कहता हूं कि यार आप हमें क्या कर रहे हो। स्टेट बैंक के गवर्नर से कहता हूं कि बैंकों की बात कि तो मेरे भरे पड़े हैं, ये एक बार नहीं, मैंने सैकड़ों बार इसाक डार साहब के सामने कहा है कि आप क्या कर रहे हो। हम जो इलेक्टेड लोग हैं, बनते तो आप बाहर से हो भाई, जो इलेक्ट होते हैं 280, आपने कहा आइन में तो ये है कि मनी बिल यानी फाइनेंशियल मैटर कौमी असम्बली के इलेक्टेड लोग करेंगे, आप सारे बाहर से लेते हैं, वही मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उन्हीं को फिर आप रिपीट कर देते हैं। तो कोई पूछने वाला है? आप लोगों को इस तरफ कर ना, पार्टियों में जमहूरियत है, पार्टियों में मोरूसियत है, इस तरह, और पार्टियों में दुश्मनियाँ हैं, लड़ाई झगड़े। जमहूरियत जो होता है ना, एक इंडिया आपके सामने है और बांग्लादेश ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने जमहूरियत से तरक्की की है, जमहूरियत के साथ अनप्रेसिडेंटल तरक्की की है। इस वक्त इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी बन गया है, हमसे बहुत कम थी, उसके रुपए की वैल्यू कम थी, वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ होता था। हमने सिर्फ क्या किया करते भाई, इसमें मुस्लिम लीग क्या करे? मुस्लिम लीग का क्या है? वो कोई पूरा जो 16 महीने में अगर कोई मीटिंग ही नहीं होगी आपकी पार्लियामेंट पार्टी की, तो एमएलए बेचारा करे क्या? मेरे ठीक करना। आगे थोड़ा सा चलते हैं, ये तो आपने क्लियर कर दिया सारा। कब आ रहे हैं कायदे पाकिस्तान? अक्टूबर की 15 तारीख को आ रहे हैं कि अभी मजीद रेस्ट होगा, मजीद सोचो बचार होगा? देखिए, मेरी ख्वाहिश तो है वो जल्दी से जल्दी आए, हमारे लीडर है और मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। आपकी ख्वाहिश पे तो नहीं चलना उन्होंने, नहीं, आपकी ख्वाहिश पे उन्होंने चलना नहीं, आपकी ख्वाहिश पे तो मीटिंग भी नहीं होती थी। तो राणा साहब मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मेरे से ज्यादा तो आपको पता है, मैं क्या आपको जवाब, मैं भी झूठ बोलता रहूंगा ना। आप मेरे से पूछते रहेंगे, मैं झूठ बोलता रहूंगा। मुझे झूठ क्यों बुलवा रहे? या तो मुझे बताया जाता है ना, बात है मैं कोई लीडर के मामले में बात होना, शेख साहब लीडर के मामले में बात होना, तो फिर लीडर के मामले तो बंदा बबांगे दोहल बोलता है, वो कहता है कि हाँ लीडर है, आएगा, आने वाला है। लेकिन ये अब क्या है कि 4 सालों में या सिर्फ इस तरह पूछ लेते हैं मियां साहब का दौरा पाकिस्तान कब है? पर मेरी ख्वाहिश तो है कि वो जल्द से जल्द आए। वो उनको मुल्क के बहुत बड़ी तादाद उनसे मोहब्बत करती है और उनका सबका दिल है कि वो जल्द से जल्द आए, हम उनको रसीद। गालिब याद आता है मुझे, क्या ना मियां साहब ने गालिब ही हूँ ना, मैं ही हूँ ना। शेख साहब मियां साहब ने गालिब की याद दिलाई है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। ये 3 सालों में जिस तरह की तारीखें पढ़ रही है ना, ये लग रहा है कि अगले साल भी तारीखें ही पढ़नी। अच्छा, खाली तारीखें नहीं बल्कि मियां साहब ने तारीख डाल दी है, तारीख रख दी है। हम तो उनके वेल विशर है, उनकी सेहत, अच्छी सेहत की दुआ गो है और चाहते हैं मुल्क में आए, फेस करें अगर कोई कानूनी। पहले भी वो फेस करते रहे, पहले भी वो अपनी बीमार बेगम को छोड़ के आए हैं, नंबर ऑफ उन्होंने नैब की पेशियां भुगती है, अब वो उम्र के स्टेज में है, बीमार भी है। तो अब बताइए ना कि हम और उनको एक अपने बेटे की तनख्वाह ना लेने से कोई ऐसी बात लॉजिकल नहीं है जो आज भी हमने तो समझ नहीं आई कि वज़ीर आज़म को किस तरह। कल बड़ी अच्छी बात की, कल बड़ी अच्छी बात हुई मेरी। एक बस एक फिक्र सुन लो, कल जो ये आपके ऑनरेबल जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 17 अनइलेक्टेड आदमी हैं, ठीक है, हम फैसले कर रहे हैं, सारे 240 जो मिलियन लोग हैं उनकी सियासत के जो फैसले असम्बलियों को करना चाहिए वो फैसले करते हैं, तो हम उनको हटा देते हैं। तो हालत तो ये है। पर बताइए वज़ीर आज़म के पास क्या पोजीशन है? वज़ीर आज़म को तो एक जुम्बश कलम से हटा दिया जाता है। छोड़े, जब तक ये सारा सिस्टम ठीक नहीं होगा, हम तमाम इदारों को, हम तमाम पॉलिटिकल लोगों को, मीडिया को, इस वक्त मुल्क मेरा, और ये बात मैं देखिए मेरी पिछले साल 25 मिनट की तकरीर है कौमी असम्बली में, यही बात कर रहा था कि भाई बचा लो मुल्क को। उस वक्त खान साहब इलेक्शन की बात करते थे। मैंने कहा कि हमारा जो बच्चा है जिसकी हमने
निकाह करना है, वो तो वेंटिलेटर पे बैठा है, उसको ठीक कर लो, मुल्क को ठीक कर लो, इलेक्शन भी करवा लेंगे। किस चक्कर में पड़ गए हो? ये 1.5 साल पहले बात की, आज से नहीं करा। इस वक्त बहुत परेशानी की बात है। जब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आती हैं, वो तो वहाँ से आई हुई, वो क्या कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही ये मुल्क चलते, हमें यही नहीं पता कि इस वक्त ये मुल्क चला कौन रहा है। मेरे दोस्तों, इतना प्यारा मुल्क है, आप लोग इतने काबिल हो, लेकिन हम क्यों नहीं मिल के, हम एक दूसरे से खुश होते हैं, हम एक दूसरे के साथ ये तो आप फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जब वो स्टेट बैंक की गवर्नर थी तब ठीक थी? नहीं, क्या मुल्क देखिए, लीडर वो होता है जो सबको मिला के चले और जो मुल्क का रिजल्ट निकाले ना। अगर रिजल्ट दे दे, आज वो रिजल्ट दे दे, वो ठीक है, लेकिन उनका बनता नहीं है। देखिए, हमारा आईन कहता है कि कौमी असम्बली ने मनी बिल देना है, तमाम फाइनेंशियल मैटर्स कौमी असम्बली ने करना है। एक वही काम कौमी असम्बली नहीं कर रही, बाकी नलिए मैं इस वक्त बना रहा हूँ, मैं गलियाँ बना रहा हूँ, अपने इलाके की नालियाँ बना रहा हूँ। अब मुझे किस काम पे लगा दिया यार, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे समझ नहीं आती कि मैंने सीखा है। वाहिद निगरान सेटअप को, जिसकी फैमिली तीनों चैम्बरों से। शेख साहब, आपके निगरान सेटअप को जी बताएं। फैसलों का इख्तियार और उनके इख्तियारात में इजाफा मोहम्मद बूटे ने नहीं, वो असम्बली जिसके आप MNA थे, जिसकी कमेटी के आप चेयरमैन थे, उसने दिए हैं। और इसलिए फिर जब आप लोगों ने इख्तियारात दिए हैं, मेरी कमेटी ने नहीं दिए। आपकी कमेटी ने, मैं असम्बली कह रहा हूँ, असम्बली आपकी कमेटी से पूछा नहीं उन्होंने। असम्बली कहते हैं, असम्बली में क्या होता है? अच्छा सुन लीजिए राणा अजीम, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बंदे हो ना, असम्बली का सुन लो। 4 बंदे एक लेजिस्लेशन लाते हैं, मेरे पास ज़बरदस्त ये और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे पास करना ही करना है, ना करूं तो मुझे पार्टी शोकाज दे देगी। मेरे से पूछा नहीं जाता है चीज़, 2 + 2 3 अगर लेके आता है, 4 बंदे बनाते हैं हमसे पूछे बगैर, असम्बली में लाते हैं। फिर मैं अगर कहूँ कोई एक ऑब्जेक्शन कर दूं या उसको उसके खिलाफ वोट दे दूं तो मैं असम्बली का मेंबर ही नहीं रहूंगा। कानून तो हमने ये बनाए हुए हैं। मेरे पास पावर क्या है? मेरी पोजीशन, जब आप इतने बेबस हैं, आप डिलीवर कुछ नहीं कर सकते, तो फिर किस गोरख धंधे के तहत आप इस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं? निकल जाएं फिर उससे। ये निकल जाऊंगा तो कोई बेहतरी है, मैं निकल जाता हूं, क्या कोई बेहतरी हो जाएगी? मेरा तो यही, आप सही कह रहे हैं कि इसमें पावर तो नहीं है, निकल जाना चाहिए। चलो मैं निकल जाता हूं, या निकल आगे कहें तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, उससे क्या कोई बेहतरी आ जाए? हमें तो बेहतरी करनी चाहिए ना, हमें अपने सिस्टम को ठीक करना चाहिए, ना कि मैं निकल जाऊं। मैं निकल जाता हूं, एक आध बदला मेरे कारोबारियों में से आ गया, मैं वाहिद आदमी हूं जो जिसकी फैमिली तीनों पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का बिजनेसमैन के वोटों से प्रेसिडेंट बने। पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ। कराची चैम्बर के सबसे ज़्यादा वोट मैंने लिए खुद, आज से 37 साल पहले प्रेसिडेंट बना। उसके बाद लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर गया वहाँ, उन लोगों ने उसको भरपूर वोट दे के प्रेसिडेंट बनाया। मेरा फर्स्ट कज़न जाहिद असलम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना। फिर मैंने सोचा कि उस फोरम में जाएं जहाँ कोई रिजल्ट हो जाता है। 3 इलेक्शन लड़, 30 साल जिंदगी, लेकिन उसके बाद आज आगे हालात इसी नहज तक हमें लेके आए कि हम बेबस रहें। अगर आप लोग मुंतखब करके हुकूमत तक, असेंबली तक पहुंचाएं और उसके बाद भी लेजिस्लेशन जो है वो आपके इख्तियार में ना हो, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो बनता है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में हम बेहतर समत में किस तरीके से गामज़न होंगे? एक आम शख्स की जो मुश्किलात हैं उसका इदराक हुकूमत को है, लेकिन उससे निकलने का वे आउट हमारे पास क्या मौजूद है या हुकूमत के पास क्या मौजूद है? आलमी मंडी की इस वक्त सूरत हाल क्या है? आलमी मंडी का अजाब हमें किस हद तक भुगतना पड़ रहा है? बरामदात और दरामदात के गैप को किस हद तक कम करेंगे? और बिलखुसूस बात जो निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से की गई कि स्मगलिंग रोकने के जो अहकामात दिए गए हैं, ये स्मगलिंग रुकने से किस हद तक हालात बेहतर हो जाएंगे, इसी बारे में बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर 3 सेंचुरीज हो चुकी हैं, पेट्रोल, बिजली और डीजल की। अब इससे अगर हमें निकलना है
तो निकलने के लिए क्या हमसाया ममालिक के किसी मॉडल के ऊपर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, या फिर हमारे हालात इस खित्ते के हालात से अक्सर मुख्तलिफ हैं और हमारे लिए कोई मॉडल कुछ और होना चाहिए जिसके ऊपर काम करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अब ये तय कर लेना चाहिए कि सतही काम करने से या ऐसे काम जो प्राइसिंग चेंजेस से रिलेट करते हो, आसान लफ्ज़ों में अगर हमने ये समझना हो, या हम मनीज़ पंप इन करें अपने सिस्टम में, या हम बोरो करके मनीज़ पंप इन करें, या फिस्कल खसारा करके करें, पैदावारी सलाहियत को ना बढ़ाएं, एनर्जी सेक्टर के जो फंडामेंटल मसाइल हैं उनको ना ठीक करें, अपनी एयरलाइन का नुकसान करते जाएं पर प्राइवेटाइज ना करें, अगर हम बाहर से FDI ना लेकर आएँ, अपना इन्वेस्टमेंट टू GDP ना बढ़ाएं, तो हम यहीं खड़े होंगे जहाँ पे खड़े हैं, इससे कोई मुख्तलिफ जगह पे नहीं होना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, ये इस तरह अच्छी बात है कि अगर हम कहीं और खड़े होते तो मैं हैरान होता। मैं तो हैरान नहीं हूँ और मैं इसलिए कंफर्टेबल भी हूँ बिकॉज हमने वो काम किए नहीं। अब करना क्या है? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो कुछ चैलेंजेस हैं, हम इस दफ़ा उसकी बात बाद में करते हैं। पहले हमें ये करना है कि ये रियलाइज़ करना है कि एनर्जी सेक्टर के जो मसाइल हैं, मैं उससे शुरू कर देता हूँ, वो 2 दिन में ना पैदा हुए हैं और ना ही 2 दिन में हल होंगे। पर पहले ये तय कर लीजिए कि आप इसको फंडामेंटली ठीक करने को तैयार हैं। तो सबसे पहले तो आपको कॉम्पिटेंस ऐड करनी है पॉलिसी लेवल पे, मिनिस्ट्री में, नेपरा में कॉम्पिटेंस ऐड करनी है आपने, और आपने हुकूमत को निकालना है डिस्कोर्स चलाने से, जेनकोस चलाने से। और ये बातें अगर ये पहले तय कर लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। आपने IPPs के किए हुए मायदे अब वो मेनली चाइना के हैं, और समझ लीजिए कि उनको आप अब डेट की रीप्रोफाइलिंग करेंगे तो 4-5 रुपए यूनिट, मुझे एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं है, पर बैक ऑफ द एनवेलप जो मेरी कैलकुलेशन है वो ये कहती है, मेरा ख्याल है कि 10 से 15 अरब डॉलर है जो 10 साल में जो हमारा पेबल है, उसको आगे 25 साल तक ले जाएं तो आपको कुछ उधर हेल्प मिल जाएगी। आप तय कर लीजिए कि एक डिस्को जो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है उसका टैरिफ और दूसरे डिस्को का टैरिफ मुख्तलिफ होगा, तो तब लोगों को एहसास होगा और लोग जाके कहेंगे कि भाई आप इसको ठीक कीजिए। उसकी प्राइवेटाइजेशन होनी है, ये भी तय कर लीजिए। अब आपने जब ये चीज़ें तय की तो फिर आपने ये भी तय किया कि यार थर कोल है ना हमारे पास, अल्लाह मियाँ ने इतनी बड़ी हमें नेमत दी हुई है, सारे प्लांट्स को थर कोल पे ट्रांसफ़र कीजिए और इंपोर्टेड फ्यूल से निकलने की कोशिश कीजिए। फिर जो सब्सिडीज़ हैं उनको टारगेट कीजिए। पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोग्राम है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसकी तरफ जाइए। शॉर्ट रन में और क्या कर सकते हैं आप जो इंडिजिनस गैस दे रहे हैं, बड़े ही कैप्टिव जो पार्क चला रही है, कैप्टिव से मतलब है जो खुद चला रहे हैं, वो बड़े लो एफिशिएंसी पे हैं, उनसे गैस वापस लेने की हिम्मत कीजिए और वो गैस हाई एफिशिएंसी 60-65 की एफिशिएंसी के जो प्लांट्स हैं उनको दीजिए। उधर बिजली की खपत भी बढ़ेगी। समर के बाद जब विंटर आती है तो जो कैपेसिटी चार्ज है वो बहुत बढ़ा हुआ बनता है। वो क्यों बढ़ा हुआ बनता है? इधर समर में 25-30 हज़ार मेगावाट, विंटर में 10,000 मेगावाट, सारे घरेलू सार्फिन को बिजली पे लेके जाइए। अब मैंने आपके सामने बहुत सी चीजें रख दी हैं, आप ये कर लीजिए। कम बैक टू मी आफ्टर 2 to 3 years। डॉक्टर साहब अभी हम आपसे पहले एक जुमला मुझे कह लेने दें। यू विल सी एन एनर्जी सेक्टर डिफरेंट। ये सारे काम बाकी सेक्टर्स में भी करने की ज़रूरत है, तब मुल्क ठीक होगा। डॉक्टर साहब अभी आपसे पहले कैसे अहमद शेख साहब हमारे साथ थे, चूँकि वो फाइनेंस कमेटी के हेड भी थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, PDM हुकूमत में थे, तो उन्होंने कहा जी हम तो 1.5 साल बड़ा हमने फिट करके सारा कुछ रखा हुआ था, ये 2 हफ्तों में निगरान हुकूमत 2 से 3 हफ्तों में ये तो संभाल ही कुछ नहीं सकी। तो हमने उनसे सवाल किया क्या ये आपके दौर के किए हुए मुआहदे नहीं हैं? तो उस पर वो तकरीबन इनकारी होते हैं। देखिए, अब मैं इसमें जा सकता हूं और एग्जैक्टली आपको मुआहदे बता सकता हूं। ये सारे 2015 ऑनवर्ड्स के मुआहदे हैं जो CPEC में हुए हैं, पर इसमें फ़ायदा कोई नहीं है। राना साहब, बात यह है कि मैं तो आपको कह रहा हूं कि यार आज यहाँ खड़े हैं, नाउ लेट्स टेक द कंट्री फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 3 years। बिजली के सिस्टम को ठीक करने की गुजारिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो इस वक्त पूरे मुल्क में डिस्टर्बेंस कायम कर रहा है और लोगों को कंफर्ट दे रहा हूं कि ये ठीक किया जा सकता है। शॉर्ट रन में भी बिल्स को स्टैगर किया जा सकता है। ये सब चीज़ें आप IMF के पास लेके जाएं तो पता है वो आपको क्या कहेंगे कि यार वी नेवर सीन सच अ गुड प्रोग्राम, यू सीम टू बी वेरी सीरियस अबाउट दिस। तो क्या वो जो 8-10 PhDs वहाँ पे बैठे हैं बिल्कुल मेरी तरह के ही लोग हैं, मेरी तरह की ही यूनिवर्सिटी से एग्जैक्टली पढ़े हुए हैं। मैं भी ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा हूँ, जो वो लीड कर रहे हैं इस वक्त IMF की टीम को, वो भी वहीं से हैं। वो आपको क्या कहेंगे कि आप सारे नंबर ले आए हैं और आपने इतना ज़बरदस्त प्लान रखा है, वो कहेंगे बिस्मिल्लाह आगे कीजिए।
ये स्टोरी हमने खुद लिखनी है। डॉक्टर साहब ये जो बिजली के बिल का फंडा है, ये जरा समझा दीजिए। ठीक है, बुनियादी टैरिफ में भी इजाफा हो जाता है, फी यूनिट कीमत में भी इजाफा हो जाता है। ये फी यूनिट के अलावा, मैं पहले कैसर अहमद शेख साहब से भी पूछ रहा था, वो कहते हैं हमें तो मालूम नहीं। ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एक लगती है 3 महीने पहले की, फिर उसके ऊपर टैक्स लगता है, फिर टैक्सेस के ऊपर टैक्स लगता है, फिर फर्दर टैक्स लगता है, फिर इनकम टैक्स लगता है, फिर सेल्स टैक्स लगता है। ये जो टैक्सेस की भरमार है, ये इनकम और सेल्स टैक्स घर के बिजली बिल के ऊपर क्यों लगाया जा रहा है? मैं आपको समझा देता हूँ कि एक तो इमीडिएट मसला क्या है। थोड़ा सा मैं कौम को कहूँगा कि बिल्कुल एहतजाज हुआ है। मेरी ये नाकस राय है कि मुल्क में और डिसरप्शन करना मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपको भी तकलीफ होगी, डेली वेजर्स को भी तकलीफ होगी, पैदावारी सलाहियत को भी तकलीफ होगी। इस पर सोच लीजिए, और जो हमारी लीडरान हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, उनको भी सोच लेना चाहिए कि प्रेशर बिल्कुल डालना चाहिए गवर्नमेंट पे। डल भी गया है, गवर्नमेंट को अब रिस्पॉन्ड करने का टाइम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आई एम श्योर कि ये समझदार लोग हैं, सिस्टम का पार्ट रहे हैं जो आए हैं। अब बिल में हुआ क्या है, जुलाई अगस्त में 2 महीने की ये जो 7 और 7 रुपए बढ़ा है ना जी ऑन दी एवरेज, वो इकट्ठा लग के आ गया है। गो बैक टू दी IMF, उनको ये डेटा दिखाइए, वो समझ जाएंगे। फिर ये है कि जो पहले GST लग रहा था, जो सबसे बड़ा आंसर है, 17.5% है मेरा ख्याल है, वो लग रहा था 24 रुपए पे। अब आप सोचिए कि वो 24 रुपए पे जब जो हमारा पर यूनिट था, तो जो हमारा GST लग रहा था वो तकरीबन 4 रुपए था। अब वही GST जब इन बिलों में लग के आया, अगर 14 रुपए पे लग के आया है, तो वो लग के आ गया है 6.5-7 रुपए, उधर भी फर्क पड़ गया। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इसी तरह जो हमारा डेट सर्विसिंग सरचार्ज है वो भी बढ़ा हुआ आया है, FPA भी बढ़ा हुआ आया है, एक्स्ट्रा टैक्स भी है। ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें पहले भी थी, अब उनका क्वांटम बढ़ गया है। ये एक्स्ट्रा टैक्स वैसे असल में क्या है? एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, ये चले दूसरी चीजें तो किसी हद तक समझाई जा सकती हैं। ये एक्स्ट्रा, फर्दर, इनकम और सेल्स की बात पूछ रहा हूं मैं। ये बड़ा सादी सी बात है। 70-75% पाकिस्तान की टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्सेशन की बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेशन से है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो हमने लगाए हुए हैं। ये क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि रियल एस्टेट पे टैक्स लगाते हैं, आप लगाने नहीं देते। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की एक एस्टिमेट ये है कि 4 अरब रुपए की कलेक्शन होगी पूरे मुल्क में। सर, 22% ऑफ योर इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर। The agriculture income tax collection is 4 billion last year. This is the approximate number that is being given to us. पूरे मुल्क में 7200 अरब रुपए की कलेक्शन हुई है। फिर जब हम पॉइंट ऑफ सेल्स लगाते हैं, उस पर हम आगे नहीं बढ़ते, यानी कि सेल्स टैक्स जब लगाने जाते हैं और हम ये रखते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स कनेक्टिविटी बनाते हैं, हमारा आई थिंक जो रिटेलर है वो 30-35 हज़ार से ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है। जब वो करते हैं और माइनर 3000 का टैक्स लगाते हैं, तो गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है, उसको विड्रॉ करते हैं। अब आप तय कर लीजिए कि आपने इन सब एरियाज को टैक्सेशन में लाना है, आपने इन्फोर्समेंट करनी है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गए सारे वो जिनके टैक्सेस हैं। अब उसमें एक लिखा होता है रेडियो टैक्स। अब मुझे बता दें, रेडियो तो अब सुनता कोई नहीं। मैं मिसाल के तौर पे मैं रेडियो नहीं सुनता। मैं तो उसका टैक्स दूंगा ना जो चीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो जिस चीज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा उसका मैं टैक्स क्यों दूँ? ये टैक्स सारे, ये आम आदमी का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। आम आदमी कहता है जो टैक्स मैं नहीं देता, जो वो तो मैं दूंगा। जो टैक्स, जो चीज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता, उसका टैक्स क्यों दूँ? इसमें 35 रुपए बिजली का एक्चुअली इस वक्त एक हम चार्ज लगाए हुए हैं कि वी आर चार्जिंग फॉर PTV राइट नाउ। वो इसलिए क्योंकि आपके जो भी सरकारी अदारे हैं वो चूँकि सरकारी तहवील में कमर्शियली नहीं चलते। ये वर्ड बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये अदारे PIA, स्टील मिल, डिस्कोस, PTV, ये सारे कमर्शियल अदारे हैं, पर हम इनको कमर्शियली चलने की भी इजाज़त नहीं देते। फिर मैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने बहन भाई जो हैं, जो शायद मेरिट पे नहीं भी आते, हम उनको इसमें भर्ती करते हैं, फिर हम इसमें ओवर भर्ती करते हैं, फिर हम उनको उस तरह कमर्शियली फैसले नहीं करने देते, फिर हम इनकी इंडिपेंडेंट बोर्ड नहीं बनाते, फिर हम इनको फीस नहीं चार्ज करने देते। जब आप ये सब नहीं करने देते तो समवन हैज़ टू पे फॉर दिस, राइट? सो द 35 रुपीज़ इज़ बीइंग पुट, जो PTV का चार्ज है, आप देखें या ना देखें, वो उसमें पुट किया जा रहा है। चले आप सरकारी, ये तो हो गए सरकारी इदारे, ये IPPs वाला जो हम पे अजाब मुसल्लत है, इसका क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात आपने की। IPPs और जो कैपेसिटी की पेमेंट है वो 2000 अरब के करीब है इस दफ़ा FY24 में।
ये एक बहुत बड़ा चंक है और एक अनकंफर्टेबल चंक है। इसको हल करने के दो तरीके हैं, दोनों पे अमल कीजिए। आप अपनी सेल्स को बढ़ाइए, गैस को विड्रॉ कीजिए, मुल्क की जो गैस की बजाय एनर्जी का एक सोर्स रखिए पाकिस्तान में, और आज के बाद ये तय कर लीजिए कि पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स गाड़ी की, इंडस्ट्री की, डोमेस्टिक की, ये हम फुलफिल करेंगे बाय एनर्जी, बिकॉज 41,000 नेम प्लेट कैपेसिटी है पाकिस्तान में मेगावाट्स में। सर्दियों में 10,000 पे आ जाती है। अगर आप पर यूनिट कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो एक तो फिक्स्ड चार्ज जो आपका कैपेसिटी का है उसको ज़्यादा यूनिट्स पे डिवाइड कीजिए, और नंबर 2, ये मेनली आ रहा है जो 2015 के बाद के IPPs हैं, जो पुराने ख़त्म हो रहे हैं उनको ख़त्म कीजिए, जिन नए से आ रहा है थोड़ी सी तहकीक कीजिए, उनसे जाके गुजारिश कीजिए कि ये जो 10 साल का डेट है, मेरा ये ख्याल है, जो मेरी तहकीक कहती है कि ये 10 साल पे मुहित है, उसको 25 साल पे मुहित कीजिए। उससे आपकी जो डेट रीप्रोफाइलिंग है, ये वर्ड मेरा नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान को अब 5 साला मंसूबे में जिसने चलाना है उनको डेट रीप्रोफाइल करना है। मतलब बड़ा सादा है। क्या राना साहब ने मेरा डेट देना है 15 अरब रुपया, ठीक है, 15 अरब डॉलर है, चले हम 15 अरब डॉलर ही कह लेते हैं। राना साहब मुझे कहते हैं कि सर मेहरबानी करें, ये अगर मैं 15 साल की बजाय 25 साल में दूंगा तो मुझे हर साल 1 अरब डॉलर नहीं बल्कि कम देना पड़ेगा। मैं आपको मार्कअप ज़रूर दूंगा पर इसको कर दीजिए, तो आप सोचिए पर यूनिट कॉस्ट आपकी नीचे आ जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट ने पहले भी, ये भी गुजारिश कर दूं कि इसका एक प्रेसिडेंस भी है, 2015 से पहले के IPPs एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर उस वक्त की पॉलिटिकल हुकूमत के साथ इस पे काम किया और वो उसमें कुछ रुपए डेट की बेहतरी भी हुई थी। अब बाकियों का भी एस्टैब्लिशमेंट वुड हैव टू कम इन, बिकॉज आई थिंक उनके ज़्यादा ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, एंड चाइना बीइंग अ ब्रदरली कंट्री बहुत मदद की है और हर वक्त की है। अब भी हम तो ये उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि हालात बेहतरी की जानिब गामज़न हो और कोई मंजरनामा हम पे वजह ऐसा हो सके कि हमें ये दिख लगे कि हालात हमारे लिए बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।